नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। जैसा मैंने कल बताया था, ट्रंप की मीटिंग हुई अरब और मुस्लिम लीडर्स के साथ। मीटिंग में एग्जैक्टली क्या बात हुई है ये तो अभी बाहर नहीं आया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि मीटिंग के बाद ट्रंप का ये कहना था कि किसी भी तरह से गजा के अंदर जो जंग है वो पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए, गजा के अंदर पीस एस्टैब्लिश होनी चाहिए। अब ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि गजा में हमेशा हमेशा के लिए जंग को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये इतनी आसान चीज है नहीं। और खास तौर पर तब तो बिल्कुल नहीं है जब ट्रंप वही जबान बोलता है जो नेतन्याहू बोलता है। और नेतन्याहू कभी नहीं चाहता है कि गजा के अंदर जो जेनोसाइड चल रहा है वो खत्म हो। सारा जोर जो है, ट्रंप का सारा जोर अगर आप उठाकर देखेंगे तो होस्टेजेज हमको वापस चाहिए। भाई, हमास ने तो बहुत क्लियर कहा हुआ है कि हम एक बार में सारे होस्टेज वापस कर देंगे, बशर्ते आप कम से कम 60 दिन के सीज फायर की बात कीजिए कि 60 दिन तक इजराइल की बंदूकों से एक भी गोली नहीं चलेगी, इजराइल के जो जहाज हैं उनसे एक बम नहीं बरसेगा। अगर इसका वादा आप कर दीजिए तो हम आज ही सारे लोगों को एक साथ छोड़ने को तैयार हैं। यह तो हमास ने प्रपोजल दिया ही हुआ है, लेकिन इसके साथ इतने इफ एंड बट जोड़ दिए गए हैं कि सीज फायर जैसी कोई चीज फिलहाल तुरंत होती हुई नजर नहीं आ रही। जोड़ दिया गया कि नहीं साहब, हमास को छोड़ के जाना पड़ेगा, हमास को हथियार छोड़ना पड़ेगा, ये करना होगा, वो करना होगा। इसके बावजूद इजराइल अपनी आर्मी हटाएगा नहीं। तो जब सब कुछ वही रहेगा तो हमास या फलस्तीन और गजा के लोग ये क्यों ना सोचें कि अपने होस्टेजेज वापस लेने के हफ्ते भर के बाद अगर इजराइल फिर से वही सब कुछ शुरू कर दे तो इसकी गारंटी कौन लेगा? अमेरिका की गारंटी का तो कहीं कोई मतलब नहीं है। अमेरिका की गारंटी की अब कहीं कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मैं एक एग्जांपल आपको लेबनान का दे देता हूं। लेबनान में टॉम बराक हैं, एनवाई। वैसे तो ये टर्की के राजदूत हैं, टर्की के एम्बेसडर हैं, लेकिन लेबनान के मामले भी यही देखते हैं। क्रेडल को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कुछ बातें बिल्कुल साफ कर दी। इन्होंने कहा कि लेबनान की आर्मी को, जो ऑफिशियल आर्मी है, उसको हम हथियार दे रहे हैं, लेकिन ये हथियार इजराइल से लड़ने के लिए नहीं दे रहे हैं। हम कतई नहीं चाहेंगे वो इजराइल से लड़े। ये भी कह दिया कि लेबनान की जो ऑफिशियल आर्मी है वो सुन्नी आर्मी है और शिया है, आप जानते हैं, हिजबुल्लाह। तो सुन्नियों को हथियार दिया है कि वो शियाओं को मार सके या शियाओं से हथियार छीन सके। यानी एक लाइन में टॉम बराक ये कह रहे हैं कि अमेरिका हथियार दे रहा है लेबनान को ताकि वो अपने नागरिकों को मार सके, आपस में लड़ सके। इजराइल से कोई सिक्योरिटी नहीं मिलने वाली है। ये जो अमेरिका की सोच है कि लेबनान के लोग आपस में लड़ते रहें लेकिन इजराइल से उनको कोई सिक्योरिटी ना मिले, इजराइल ने जिन जगहों पर कब्जा किया है वो बना रहे और आगे भी इजराइल जो चाहे वो करे, इस तरह की गुंडागर्दी के आगे आप बताइए अमेरिका की गारंटी का क्या मतलब है? वरना हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जब सीज फायर हुआ था तो गारंटी किसने दी थी? अमेरिका नहीं दी थी। वो गारंटी कहां गई किसी को पता नहीं है, किस समंदर में खो गई किसी को पता नहीं है, और दुनिया में कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि आपने जो गारंटी दी थी वो कहां गई। यही सारा कुछ कल को गजा में हो, सारे होस्टेज वापस होने के बाद इजराइल यही खूनी खेल खेलने लगे और अमेरिका खामोश बैठा रहे, ट्रंप खामोश बैठा रहे, तो फिर कोई क्या कर सकता है? आपको पता है कि फ्रांस और कई सारे यूरोपीय मुल्कों ने फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दिया। यह दर्जा देने के बाद वाईटी नेट, जो इजराइल का एक ज़ायनिस्ट अखबार है, वो खबर छापता है कि यूएन में इजराइल की जबरदस्त डिफीट हुई है, हार हुई है। हार तो खैर है ही, क्योंकि जो मुल्क हमेशा इजराइल के साथ रहते थे वो आज इजराइल के कारस्तानी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दे रहे हैं। एक सेकंड में मैं आपको यह दिखा दूं कि गोदी मीडिया, फलस्तीन और इजराइल के मामले में गोदी मीडिया कैसे काम करती है। ये दो खबरें आपको अगल बगल दिख रही हैं। एक खबर कहती है कि वेस्ट बैंक में लोग इस बात की खुशियां मना रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं कि फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा मिला, और दूसरी खबर कहती है कि वेस्ट बैंक में लोग कंधे उचकाते हुए कह रहे हैं कि इससे हमें क्या मिलना है। आप सोचिए, बैलेंस करने के लिए कैसे दो खबरें एक साथ लगाई गई। यह खेल चलता है ताकि आप हमेशा इस बात को लेकर कंफ्यूज रहें कि यह रिकॉग्निशन से कोई फायदा मिला है कि नहीं मिला है।
और रिकॉग्निशन से कोई फायदा मिला है कि नहीं मिला है, यह समझने के लिए इतना जानना जरूरी है कि इजराइल जबरदस्त तरीके से परेशान है यह सब होने के बाद। लेकिन आप देखिए, अमेरिका मजम्मत कर रहा है उन मुल्कों को कह रहा है कि तुम नरक में जाओगे जिन मुल्कों ने फलस्तीन को एक खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दिया है। और कह क्या रहा है कि 7 अक्टूबर के बाद आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि 7 अक्टूबर को पहली बार कुछ हुआ था। ऐसा लगता है कि 7 अक्टूबर के पहले 70 साल तक फलस्तीनियों के साथ कुछ हुआ ही नहीं। इजराइल कह देता है कि फलस्तीन नाम का तो कोई मुल्क ही नहीं था, कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं था जो फलस्तीन के नाम का था। आजाद मुल्क नहीं था फलस्तीन एक इलाका था जो ऑटोमन साम्राज्य के पास था, लेकिन वो एक मुल्क की तरह ही ऑपरेट कर रहा था। और हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे, ये तस्वीर मैंने बनवाई है, आप देख के समझ सकते हैं कि पुराने जमाने में फलस्तीन को किन अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। तमाम हिस्ट्री है, इतने वीडियोस आपको दिखा चुका हूं, इतनी सारी चीजें दिखा चुका हूं कि इजराइल के आने से पहले फलस्तीन एक हंसता खेलता इलाका था जिसमें ईसाई भी थे, यहूदी भी थे और मुसलमान भी थे। सब मिलजुल के रहा करते थे। उसको तबाह बर्बाद कर दिया इजराइल ने, नकबा किया, जाने कितने गांवों को उजाड़ दिया, जाने कितने शहरों को उजाड़ दिया, जाने कितने लोगों के घरों को उजाड़ दिया 70 साल में। वो सब याद नहीं आता है। फलस्तीन को एक खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा मिलना उसका हक है, कोई एहसान नहीं है। पहली बात तो यह समझ लेनी चाहिए, क्योंकि फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा तो यूएन में ही दे दिया गया था जब 2 नेशन सॉल्यूशन कहा गया था, यानी 2 नेशन है, एक नेशन है फलस्तीन और दूसरा देश है इजराइल। तो उसी समय से फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा मिला हुआ है। अगर कोई भी मुल्क, चाहे वो अमेरिका हो, अर्जेंटीना हो, हंगरी हो या बाकी सारे, नहीं दर्जा दे रहे हैं फलस्तीन को आजाद मुल्क का, तो वो बेसिकली यूएन के डिसीजन का उल्लंघन कर रहे हैं। अभी तक ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी मुल्क भी यही कर रहे थे। लेकिन आप देखिए, दर्जा दिया गया है, सबने उसमें पेच फंसा दिया है। किसी की शर्त है कि सारे होस्टेज वापस आएंगे तब यह लागू होगा, किसी की शर्त है कि हमास वहां से बाहर चला जाएगा तब लागू होगा। क्या कैसे होगा यह देखना होगा, लेकिन कम से कम एक कदम तो बढ़ा है। और देखिए, आज हमास को कहा जाता है वो एक आतंकवादी संगठन है। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका सब कहते हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि अल-शरा यानी जोलानी जो प्रेसिडेंट बना है सीरिया का, वो अमेरिका और यूरोप की वॉच लिस्ट में नहीं था, वांटेड लिस्ट में था। लाखों के इनाम थे उसके सर पे कि कोई उसका सर अगर लाकर दे दे या कोई जीते जी उसको गिरफ्तार करके दे दे तो इतने मिलियन का उसको इनाम मिलेगा। आज वही अल-शरा हाथ मिला रहा है फ्रांस के राष्ट्रपति से, जर्मनी के राष्ट्रपति से, इंग्लैंड के राष्ट्रपति से, डोनाल्ड ट्रंप से, यूएन में बैठ के भाषण दे रहा है। वो जो कल आतंकवादी था आज इनका दोस्त बन गया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कल को ये लोग हमास के लीडर से भी हाथ मिलाते नजर आए। हालांकि फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अल-शरा ने, जोलानी ने इजराइल के सामने घुटने टेक दिए, अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, ईरान और रेजिस्टेंस के खिलाफ वो खड़ा हुआ और सीरिया को पूरी तरह से एक ऐसा चारागाह बना दिया जहां इजराइल जैसे चाहे चरे, टर्की जैसे चाहे चरे। सीरिया को लुटा दिया, सीरिया को बेच दिया अमेरिका और इजराइल के हाथों। इसलिए वो अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस सबका करीबी बन गया, सबका प्रिय बन गया। हमास के लोगों से यह उम्मीद करना मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस का एक पार्ट है और रेजिस्टेंस के जो पार्ट हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे हूथीज हो, चाहे वो हमास हो या हिजबुल्लाह हो, वो अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने को तैयार नहीं। खैर, ये जो मीटिंग हुई है जिसमें सारे अरब नेशंस थे, कुछ मुस्लिम नेशंस थे, इससे क्या निकल के आता है ये एक आध दिन, 2 दिन में हो सकता है सामने आना शुरू हो। एक बात तो तय है कि अब धीरे धीरे सारी दुनिया इस बात के लिए मुतमईन हो रही है कि गजा में जो कुछ चल रहा है उसके लिए जिम्मेदार नेतन्याहू है, और जो चल रहा है जेनोसाइड, भले उसको जेनोसाइड ये लोग कहें या ना कहें, उसको खत्म होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए, गोदी मीडिया की मैं बात कर रहा था, एक और खबर आप देख लीजिए। यहां पर बात है कि कतर, जॉर्डन और ये सारे जो नेशंस हैं, इन्होंने इजराइल की जबरदस्त मजम्मत की और वाकई मुझे आश्चर्य हो रहा था। जॉर्डन के शाह, जो अक्सर इजराइल के बहुत करीब रहते हैं, ईरान की जो जहाजें आया करती थी, ड्रोन्स आया करती थी, उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश किया करते थे इजराइल को बचाने के लिए, उन्होंने
यूनाइटेड नेशन के मंच से सीधे सीधे इजराइल को कहा कि यह टेरर पैदा करता है और यह अग्रेसर स्टेट है, आक्रमण करने वाला स्टेट है। और इस सिलसिले में ईरान का नाम लिया कि इसने ईरान के ऊपर भी अटैक किया था। यह भी कहा कि ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है इनका वो इलीगल है, वो दूसरे देश जो इनके अगल बगल में देश हैं जिसमें जॉर्डन भी शामिल है, उनकी जो सवर्निटी है, उनकी जो अखंडता है, उसको तोड़ता है। यह जॉर्डन के शाह ने कहा। सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं वो तो लगातार कह ही रहे हैं। आर्दोगान ने भी कहा, हालांकि आर्दोगान के कहे और किए में कोई मेल ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कहा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जब बात की तो अंत में नए साल की बधाई भेजी इजराइल को और शलोम कहा। इसको मेन खबर बनाई गई, लेकिन मेन खबर यह थी कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा कि इजराइल को गजा से बाहर किया जाना चाहिए और वहां पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजी जानी चाहिए। जो मैंने वीडियो लगाया है उसको आप देखेंगे तो अंग्रेजी के सबटाइटल भी दिखाई देंगे। और उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया हर तरह से मदद करने को तैयार है। अगर यूनाइटेड नेशन कोई पीस कीपिंग फोर्स भेजता है तो हम 20,000 या इससे ज्यादा जवान वहां पर भेजने को तैयार हैं। यह खबर इजराइल का गोदी मीडिया दबा गया ताकि वहां के लोगों को यह पता ना चले कि किस हद तक दुनिया उनके खिलाफ हो रही है और किस हद तक दुनिया उनके खिलाफ हो रही है। इस पर एक हल्का फुल्का वीडियो देख लिए। ये जो लड़की आपको इस वीडियो में दिखाई दे रही है, ये रिपब्लिक ब्लॉक की बेटी है। ये स्टेट सीनेटर हैं ट्रंप की पार्टी के और कुछ दिनों पहले इजराइल गए हुए थे यात्रा पर। इसने कहा है कि मेरे बाप ने इजराइल से पैसा लिया है और लौट के आने के बाद उसने जो लंबा चौड़ा ट्वीट किया है जिसमें इजराइल की सारी बातों को दोहराया है, वो फर्जी प्रोपेगेंडा ट्वीट है जो इजराइल के पैसे पर किया गया है। यानी बाप इजराइल जाता है और उसकी सगी बेटी सामने आकर गजा के फेवर में बोलती है, अपने बाप की मजम्मत करती है, कहती है कि मेरे बाप ने पैसा लिया है इजराइल से। यह अमेरिका का हाल है। पूरी युवा पीढ़ी का बड़ा हिस्सा जो है वो इजराइल के खिलाफ हो गया है। आप सोचिए, बेटी पब्लिक वीडियो बनाकर अपने बाप की मजम्मत कर रही है क्योंकि बाप इजराइल के तलवे चाट रहा है। इटली के बारे में मैंने आपको बताया था कि इटली में लगातार आंदोलन चल रहे हैं। 75 से ज्यादा शहरों में लोग सड़कों पर आ गए। कई सारी ट्रेनें, बसें रोकी गई, कई जगह जाम लगा हुआ है। एक तस्वीर आई जिसमें ट्रंप और मेलोनी की लोग तस्वीरें जला रहे हैं। इन सब का असर यह हुआ है कि मेलोनी बोली है और मेलोनी ने कहा है कि मैं फलस्तीन को तब खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दूंगी जब हमास वहां से चला जाए और सारे होस्टेज वापस हो जाएं। यही शर्त तो फ्रांस ने भी रखी है। तो आप इसी शर्त के साथ दे सकती थी फलस्तीन को रिकॉग्निशन, लेकिन आपका तो इरादा नहीं था। अब जब जनता का प्रेशर पड़ा है, जब आवाम सड़क पे आई है, जब अपनी गद्दी हिलती हुई दिखी है, तो अब ये कह रही हैं कि हमास बाहर चला जाए और सारे होस्टेज वापस आ जाएं तो हम तुरंत फलस्तीन को रिकॉग्निशन दे देंगे। देखिएगा, आवाम का जो प्रेशर है वो इटली नहीं, बाकी बचे हुए मुल्कों के नेताओं से भी ऐसे ही डरे हुए बयान दिलवाएगा। उधर एक बड़ी खबर ईरान से है। खामनेई साहब ने एक भाषण दिया है, टेलीवाइज्ड भाषण दिया है, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह के समझौते से कोई फायदा नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होना है। आप जानते हैं कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाने की लगातार तैयारियां चल रही हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मामला गया था, वहां पर चाइना और रशिया ने वीटो कर दिया, लेकिन E3 कंट्रीज जो हैं, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, ये लगातार कोशिश कर रही हैं कि ईरान के ऊपर और सैंक्शन लगाया जाए। हालांकि ईरान ने कहा है कि इससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खामनेई का जो बयान है वो साफ बताता है कि अब ईरान की जो लीडरशिप है वो इस तरह के फालतू समझौतों से थक चुकी है और आगे समझौतों के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करने नहीं जा रही है। इसके साथ मिलाकर अगर यह खबर पढ़ें कि मॉस्को के साथ, रूस के साथ ईरान का एक समझौता हुआ है और तेहरान और मॉस्को मिलकर 8 न्यूक्लियर प्लांट्स लगाने जा रहे हैं ईरान के अंदर। यानी ईरान के अंदर नए 8 एटॉमिक प्लांट लगेंगे और यह प्लांट लगाने में मदद करेगा रशिया। चाइना हथियार दे ही रहा है,
तो जाहिर है कि ईरान के समझ में आ रहा है कि यूरोप अमेरिका से कितना भी हम समझौता कर लें, ये आज नहीं तो कल हमारे पीठ में छुरा भोंकने वाले हैं। इससे अच्छा है कि हम रशिया और चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाएं, उनके साथ समझौता करें और अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत करें, ताकि इजराइल एक तो हिम्मत ना कर सके हमला करने की, और दूसरे अगर हमला करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तो मोटी बात यही है कि गजा के अंदर सीज फायर की बात हो रही है, और जिस समय सीज फायर की बात हो रही है, गजा पे बम लगातार बरस रहे हैं। अभी आज की खबर है कि 51 लोग गजा में मार दिए गए। तो ये सारी बातें, रिकॉग्निशन सब ठीक है, लेकिन तुरंत गजा में जंग रुकवाने की, गजा में जेनोसाइड रुकवाने की जो जरूरत है, उसकी बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन कॉन्क्रीट कुछ निकल के नहीं आ रहा है। अब ट्रंप और मुस्लिम अरब नेताओं की बातचीत से कुछ निकल के आता है कि नहीं आता है? जमीन पर उसको अमली जामा पहनाया जाता है या सिर्फ हवाई बातें होती हैं, ये तो देखना होगा। और एक बड़ा खतरा बना हुआ है ईरान पर इजराइल के अटैक का, उसकी तरफ लगातार देखना होगा। मिडिल ईस्ट के हालात लगातार ज्वालामुखी के दहाने पर हैं, कभी भी विस्फोट हो सकता है। इसलिए जो कुछ जहां हो रहा है उसको बहुत गौर से लगातार देखे जाने की जरूरत है। जैसे जैसे जो कुछ होगा, मैं कोशिश करता हूं लगातार आपको अपडेट देता रहूं, कभी डेली, कभी एक आध दिन छोड़कर। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को दूर तक पहुंचाते रहिए, और अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। आप ज्वाइन बटन दबाकर मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर हमारे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये 3 रुपए रोज से भी कम की मदद हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत साबित होती है। आप साथ आएंगे तो हम हक की आवाज बिना डरे, बिना झुके लगातार उठा पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।